है वो हम अभी देखें। ये सिर्फ आपने इसको इतना ही याद रखना है। ये डोनाबेडियन थ्योरी जो है ना, इसको डोनाबेडियन मॉडल भी जो है वो कहते हैं। इसमें क्या होता है, आउटकम रिसर्च है ना, तो इससे रिलेटेड उसने ये थ्योरी दी थी। इसने कहा था कि जब भी आपने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ना, तो आपने क्या करना है, इन 3 चीजों के ऊपर जो है ना वो फोकस करना होता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है, कंपनी का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, और देन आपको आउटकम किस तरह के मिल रहे हैं, ठीक है। आउटकम रिसर्च है। आउटकम रिसर्च की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कल, ठीक है। इसके अलावा हमने 4 एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो थे वो पढ़े थे आउटकम रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर एक डोनाबेडियन मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस वजह से हम इसको जो है वो देखें। डोनाबेडियन मॉडल में क्या आता है कि ये स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर जरा ये मुश्किल होता है। इसमें क्या आता था कि स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का ठीक होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर भी हेल्थ केयर दी जा रही है ना, उसका स्ट्रक्चर सही हो, ठीक है। फिर आता है प्रोसेस, यानी जिस तरीके से आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो प्रोसेस ठीक होना चाहिए। फिर आता है आउटकम, जब आप पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करोगे तो आपके आउटकम जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक आएंगे, ठीक है। तो आउटकम रिसर्च से रिलेटेड ये डोनाबेडियन जो था मॉडल था, हालांकि देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये है कि अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि आप डोनाबेडियन मॉडल जो है वो ड्रॉ करें, तो फिर बच्चों को ना समझ नहीं आती। स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, इन तीनों चीजों के ऊपर जो है वो डोनाबेडियन मॉडल फोकस करता है। तो ये आपने अपने पास नोट कर लेना है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम। सबसे पहले हेडिंग दे आउटकम रिसर्च की, और उसके बाद आपने लिखना है डोनाबेडियन मॉडल। डोनाबेडियन मॉडल में 3 चीजें हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, ठीक है जी। अच्छा, हम जो है ना वो अब स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, ये असल में ना आपके यूनिट उन्होंने लिखे हुए हैं थोड़े थोड़े सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, तो हम उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उनको देख लेते हैं, जो बाकी 1-2 पॉइंट्स रह जाएंगे उनको हम जो है वो फिर कल वाले लेक्चर में जो है कवर अप करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास क्या होता है, आपसे सिंपल अगर कोई पूछता है ना रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, तो आपने कहना है गैप इन द नॉलेज, ठीक है। जिस तरह हर एक डेफिनेशन के साथ एक कीवर्ड होता है ना, इसका कीवर्ड है गैप इन द नॉलेज, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम होता है क्या, ये एक क्वेश्चन ही होता है डाटा रिसर्चर वांट टू आंसर, और प्रॉब्लम डाटा रिसर्चर वांट टू सोल्व। यानी किस तरह रिसर्च प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे रिसर्चर जो है वो सोल्व करना चाह रहा होता है, ठीक है। A research problem is an issue or a concern that an investigator presents and justified in a research study। कि एक किस तरह का इशू होता है जो कि रिसर्चर जो है वो अपनी स्टडी के अंदर बयान करता है। आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है जी एक इस तरह का क्वेश्चन है जो कि रिसर्चर जो है वो सोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ये कह लें, या सिंपल आप ये कह लें कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ गैप इन द नॉलेज दैट रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन जो भी आपको आसान लगती है आपने रिसर्च प्रॉब्लम की कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम यही है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करना जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारा कुछ किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है उसके पास कितना नॉलेज है, ठीक है, उसकी स्किल्स किस तरह से है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, एक्सपर्टीज उसकी कितनी है, उसके अंदर मोटिवेशन कितनी है और क्रिएटिविटी कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलके हमें बताती हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, रिसर्च प्रॉब्लम को देखना जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। अक्सर आपने ना देखा होगा जब भी आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो उसके ऊपर 2 हेडिंग्स दी होती हैं। मेन हेडिंग जो होती है ना उसकी बेसिकली वो उसकी रिसर्च प्रॉब्लम ही होती है कि हम इसके ऊपर जो है ना वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम किस चीज पे बेस करती है, वो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गुड रिसर्च स्टडी जो है, नादिया अपना जरा वो माइक आप म्यूट कर लें। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन चीजों के ऊपर जो है वो बेस करता है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि गुड रिसर्च स्टडी जो है उसको ज्यादा सारा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब आपने रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो तो आपने पीछे कर ली है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनकी वजह से रिसर्च प्रॉब्लम की ये सेकंड डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न where there is a gap in the knowledge base needed
फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी जिस स्टडी के अंदर जो है वो थोड़ा सा गैप है, हमने उस गैप को कवर करना है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है। जो नॉलेज हमें नहीं पता उस नॉलेज को हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपने जो है रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन यहाँ तक आपकी कवर अप हो जाती है। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के ना। जब आपने कंपोनेंट्स की बात करनी है, एक रिसर्च प्रॉब्लम के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी रिसर्च प्रॉब्लम जो है रेलिवेंसी ऑफ द स्टडी, स्टडी के साथ जो है वो रेलिवेंट होती है। वो टाइटल ऑफ द स्टडी, उसका कोई प्रॉपर टाइटल होता है। ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है जो मेजरेबल डेफिनेशन होती है। ठीक है, आपने दो तरह की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो होती है ना वो हमें थ्योरेटिकल मीनिंग जो है वो देती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन जिसमें हम मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, इसका एक जो है वो कंपोनेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी जो है वो हमें इसके अंदर बताना पड़ता है। डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, तो ये सारे जो है ना ये रिसर्च प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स हैं। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आपकी होगी ये सारे जो है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स हमने पढ़ ली। रिसर्च प्रॉब्लम के 6 कंपोनेंट्स हैं, ये आपने याद रखने। हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, डेफिनेशन में जो है वो हमने, चाहे आप ये वाली डेफिनेशन करें कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट टू सॉल्व। ठीक है, ये डेफिनेशन है, या आपने ये डेफिनेशन करनी है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्या है, गैप इन द नॉलेज, तो आप वो वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो है ये डेफिनेशन आपने करनी है। इसके अलावा आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन है वो किस तरह से होती है ये आपने जो है वो करना है। तो ये 3 चीजें अभी तक हमने जो वो डिस्कस की हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। कंपोनेंट्स में आता है कि इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, रेलेवेंसी, टाइटल, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, डिलिमिटेशंस, स्कोप एंड लिमिटेशंस वगैरह। ठीक है, तो ये इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। तो जी उसके बाद हमारे पास आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम हम ले कहाँ से सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को ले सकते हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं। उसमें आता है पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब आप जब काम कर रहे होते हो हॉस्पिटल में या वार्ड में आप काम कर रहे होते हो, तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ है ना इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हो कि अब अक्सर जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ थी लास्ट डेज में बहुत ही हुई थी कि नर्सेज जब इंजेक्शन लगाती हैं ना तो वो क्या करती हैं, थोड़ा सा जो है ना वो प्लंजर को जो है ना वो पुश करती हैं पीछे की तरफ। ठीक है, ये देखने के लिए कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा जब लगाना होता है। ठीक है, मतलब इससे वो ये गैस करती हैं कि सही जो है वो लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, अगर ब्लड आ रहा है तो वो नहीं सही लगा, अगर ब्लड नहीं आ रहा तो वो सही लगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। तो अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी कि मतलब ये चीज जो है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप भी जब मतलब जब स्टूडेंट नर्स होती है वो वार्ड में जाती है, वो देखती है कि ये चीज हो रही है। ठीक है, तो वो सोचती है कि ये चीज सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये उसकी एक रिसर्च प्रॉब्लम बन गई। उसने क्या करना है, इसके ऊपर सर्च करनी है कि भाई मैं इसके ऊपर सर्च करूंगी कि ये चीज सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो वो उसकी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस से रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कर सकते हो। ठीक है, लिटरेचर वगैरह बुक्स वगैरह आप पढ़ते हो वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। पहले से कोई रिसर्च हुई है, ठीक है, उसको आप पढ़ रहे हो तो आपके जहन में कोई नई चीज आ जाती है कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करती हूँ। ठीक है, थेरीज वगैरह से आप इस सोशल इश्यूज से ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप अपने माइंड से कोई चीज निकालते हो, सोचते हो। फोकलोर्स होता है कस्टम्स बिलीव्स, को हम फोकलोर्स कहते हैं। ठीक है, फोकलोर्स क्या होता है, कस्टम्स हमारे बिलीव्स वगैरह। कुछ आपने किसी से बात सुनी है कि भाई वो कहता है हमारा ये बिलीफ है कि इस तरह करने से इस तरह हो जाता है, तो आप कहोगे कि मैं तो इसके ऊपर रिसर्च करती हूँ, मैं रिसर्च करके देखूंगी कि इस तरह होता भी है कि नहीं। ठीक है, तो वो फोकलोर्स होता है। अच्छा जी, एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन, आपका जो एक्सपोजर है वो किसी सिचुएशन के साथ होता है। ठीक है, तो भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, आप कंसल्ट करते हो एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, तो उसके साथ भी जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये आपने सोर्सेज जो है वो पढ़ लिए रिसर्च प्रॉब्लम के। ठीक है, इसमें से आपको जितने इजीली जो है वो याद हो जाए वो ठीक है। ठीक है, 5 6 7 जितने भी आपको इजीली याद हो जाए। तो सोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रॉब्लम के, ये हमने देख लिए हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर से, यानी बुक्स आर्टिकल्स वगैरह से आप कर सकते हो, प्रीवियस रिसर्च से कर सकते हो, एग्जिस्टिंग थेरीज से, सोशल इश्यूज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इंट्यूशन है, फोकलोर्स ये था जो मैं आपको कह रही थी कि कॉमन बिलीव्स होते हैं जिनको हम फोकलोर्स कहते हैं। ठीक है, बिलीव्स वगैरह से। उसके बाद आपके पास आता है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन, या एक्सपर्ट्स वगैरह से आप जो है वो कंसल्ट करके भी जो है वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन,
उसकी सिलेक्शन किस तरह से करनी है, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसकी सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं रिसर्च प्रॉब्लम के, कौन कौन से हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमने सोर्सेज पढ़े हैं रिसर्च प्रॉब्लम के, कहाँ कहाँ से सोर्सेज जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है ये हमने अभी तक जो है वो डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली कहते हैं कि ये एक क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। 3 वर्ड्स उन्होंने बोले हैं, क्लियर होती है, कंसाइज छोटी सी होती है, मुख्तसर सी, डिक्लेरेटिव होती है ऐसी चीज जो कि डिक्लेयर कर रही हो, किसी चीज को बयान कर रही हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होता है, कंसाइज होता है और डिक्लेयर कर रहा होता है, विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। यानी जो हम वेरिएबल्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं या जो हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, किस तरफ जो है वो हमें लेके जाएंगे या हम किस तरह से जो है वो डिफाइन करेंगे अपनी स्टडी को, तो वो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सारा कुछ जो है वो बताता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी हमारे रिसर्च करने का बेसिक पर्पस जो है वो क्या है, ठीक है, हमारा जो है वो स्टेटमेंट, हमारी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, हमारे वेरिएबल्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है, हम क्या जो है वो डिस्कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसकी भी जो है वो एक डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट समराइज व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी। आप जो स्टडी कर रहे हैं उससे आपको क्या अचीव होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है इसकी एक डेफिनेशन हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो स्मार्ट कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट क्या होता है, SMART, स्मार्ट यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड, ठीक है। तो ये 4 चीजें स्मार्ट से जो है ना वो ये पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव को किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो वो स्मार्ट का एक्रोनिम डाल देते हैं कि स्मार्ट एक्रोनिम फॉर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, या वो कह देंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह का होना चाहिए आप बताएं। तो आपने स्मार्ट जो है वो लिखना है और उसके साथ लिख देना कि ऐसे स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव को, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक हम इसको जो थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव को जो है जी वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, यानी किसी एक जो है ना वो बात पे वो फोकस कर रहा हो, ये नहीं कि आपने इसके अंदर इतने ज्यादा वेरिएबल्स ले लिए हैं और वो सबको जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपका स्पेसिफिक हो कि भाई मैंने ये काम जो है ना वो करना है और हम लास्ट पे ये चीज अचीव करेंगे, ठीक है, ए स्पेसिफिक हो। मेजरेबल हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सके, मैं इतने टाइम में इतना काम जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, मतलब कि एथिकली जो है वो रॉन्ग ना हो, एथिकली जो है वो गुड हो, ठीक है, इंसान जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। रीजनेबल भी हो जाता है और रियलिस्टिक भी हो सकता है। आर्ट से जो है ना वो काफी ज्यादा बुक्स है इनके ऊपर रीजनेबल लिखा हुआ है और कुछ बुक्स है इनके ऊपर रियलिस्टिक हुआ है। रियलिस्टिक मतलब कि ये नहीं कि आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाए जो अचीव ही नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो आपने इस तरह का बनाना है जो कि रियलिस्टिक हो, ठीक है, जिसको हम रियल लाइफ में अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड यानी उसका कोई स्पेसिफिक टाइम हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया और आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया है और आपका कोई टाइम ही नहीं है, आप 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप रिसर्च ही करी जा रहे हो, ठीक है। तो आपका कोई टाइम होगा जिसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। तो स्मार्ट कैटेगरी, स्मार्ट फॉर ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेड और रीजनेबल और टाइम बाउंड। रियलिस्टिक भी हो सकता है आर से। तो ये जो है ना ये आपको लास्ट में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव को रेलिवेंट भी होना चाहिए, फिजिकल। ये अक्सर आता है कि करेक्टरिस्टिक्स बताएं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव की करेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। तो एक तो आपने स्मार्ट लिख देना है कि इसको स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट में आपने उसकी एक्रोनिम खोल के लिख देनी है और बाद में आपने ये भी लिखना है कि उसको रेलिवेंट होना चाहिए, यानी ये नहीं है कि आपकी स्टडी किसी और चीज से रिलेटेड हो रही है और आप अपना ऑब्जेक्टिव कोई और बना लें, ठीक है। तो उसको आपकी स्टडी के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। फिजिबल होना चाहिए यानी आप उसको कर सकें। लॉजिकल होना चाहिए, उसकी कोई लॉजिक हो। ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अनइक्विवोकल होना चाहिए कि कोई और जो है वो उसके इक्विवेलेंट जो है वो उसको आ सके। मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको जो है वो सिंपल मेजर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखनी है तो आपने उसके साथ जो है ना वो ये जरूर लिख लेना है।
इसके अलावा अगर आप इसके मजीद जो है वो लिखना चाहें, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकती हैं। ये लिखने के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव को रेलिवेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब ना अनएम्बिगुअस भी होता है, मतलब कि इसके अंदर कोई डाउट वगैरह ना हो, ठीक है। अनएम्बिगुअस भी आप इसको कह सकते हैं, अनइक्विवोकल को, और वो मेजरेबल हो, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे आपने जितने आपको इसमें से याद हो सके ना, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली याद हो सके, वो आपने कर लेनी है। कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो इसका पर्पस होता है एक स्पेसिफिक, ठीक है, वो समराइज करता है हमने अपनी स्टडी के अंदर क्या अचीव करना है, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, तो आपने ये जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं कि जो रिसर्चर को होप होती है कि वो अचीव कर लेगा स्टडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अंदर आंसर्स वगैरह हमें मिल जाते हैं अपने डिफरेंट रिसर्च के क्वेश्चंस के, कि अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव बताएगा कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर भी बताता है। तो ये हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे रीड आउट कर ली है। अभी तक हमने सिर्फ यही किया, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स क्या होती हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव की दो तरह की टाइप्स हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव यानी आप बस जनरल तौर पे जो है ना वो आपने बता दिया कि हमारी स्टडी जो है ना वो ये कर रही है, हमें होता है कि हम ये चीज अचीव कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, और उनका फोकस किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड गोल्स होते हैं, मतलब हम कहते हैं कि हमने ये अचीव करना है, ठीक है, ये अचीव कर लिया। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक किसी चीज के ऊपर जो है ना वो फोकस कर रहे होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लेना जनरल ऑब्जेक्टिव के, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमने ना मैंने ना रिजल्ट के अंदर मैंने एग्जाम्स के अंदर जो है ना वो पास होना है, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मैंने अपने एग्जाम्स के अंदर जो मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है, तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव है जो कि ब्रॉड है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत नैरो है और फोकस हम करें किसी एक चीज के ऊपर, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम स्मॉल जो है वो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो बना सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। तो ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो कहते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को जो वो मीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है, आपको जो एग्जाम्पल जो है वो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल है और जनरल ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल है। जैसे उन्होंने कहा कि एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया हमने पॉवर्टी के ऊपर, जितने भी एरियाज थे सिलेक्टेड एरियाज इंडिया के अंदर, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो स्टडी किया तो क्यों किया, हमने पॉवर्टी का इफेक्ट जो था उसको असेस करने के लिए हमने स्टडी किया है, हमने पॉवर्टी की प्रेवलेंस को देखने के लिए स्टडी किया, तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो एग्जांपल जो है वो इजी लगे आप इसकी मेंशन कर सकते हैं। टाइप्स आपको लाजमी बताना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कितनी तरह के होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। आगे जो है वो आप लिखा हुआ है कि आप ना ऑब्जेक्टिव को किस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसे मतलब नहीं आएगा आपको होप सो, क्योंकि ये जो है ना आपको बस पता होना चाहिए कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। अगर वो आपको बता ना एमसीक्यू में अक्सर दे देते हैं कि भाई आप बता पहचानने की इसमें से कौन सा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आपको पता होगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव लिखा होता है तो फिर ही आप जो इसको पहचान सकती है ना। तो फॉलोइंग गाइडलाइंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका शुड बी प्रेजेंटेड ब्रीफली, वो कंसाइज होता है, छोटा सा लिखा होगा, ये नहीं कि 3-4 लाइनें लिखी होंगी, ठीक है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम को जो है वो कवर करता है, ठीक है। ये क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद ये कि एक्शन वर्ब जो है इसके अंदर यूज होते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव लिखा होगा ना उसके अंदर एक्शन वर्ब होंगे। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है भाई एक्शन वर्ब जो है वो कौन से हैं, तो जब भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर कुछ इस तरह की डोमेन्स जो है वो यूज होंगी और इस तरह के लिखा होगा। जैसे हम कहेंगे डिस्क्राइब का वर्ड, नॉलेज डोमेन हम यूज करते हैं, ये आपने जस्ट रीड करना है, ये जो डोमेन्स हैं ये आप बस रीड करेंगी, क्योंकि ये बस जब आप रीड करेंगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ये वर्ड्स अगर आए तो समझो कि ये ऑब्जेक्टिव है। आपकी लाइन आपको जो ये होता है इसने एमसीक्यू दिया, उसके अंदर अगर लिखा हो डिस्क्राइब दी फलाना तो वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ड्रॉ, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, मैच, नेम, आउटलाइन, पॉइंट आउट, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेट, एप्लीकेशन डोमेन में एग्जामिन करना, डिस्कवर करना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन डोमेन में जनरलाइज करना, एक्सप्लोर करना,
एक्सटेंड करना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा एनालिसिस डोमेन आ जाती है, उसके अंदर ये वर्ड्स यूज हुए हैं, सिंथेसिस डोमेन है और इवैल्यूएशन डोमेन है, ठीक है। जस्टिफाई करा, कंक्लूड, कंपेयर, इस तरह के वर्ड्स यूज होना, तो वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ना, ये एक दफा आपने जो है वो इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है, एक दफा देख लेना बस, ताकि आपके माइंड में रहे कि भाई ये चीजें जो है ना वो आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ ली है, स्मार्ट क्राइटेरिया पढ़ लिया, और टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़ ली, ठीक है। और रिसर्च की ऑब्जेक्टिव की नीड, यानी अगर आपको है ना इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो आप ये लिख सकते हैं कि हम फोकस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, अननेसेसरी डाटा से बचा जा सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर देता है हमारी स्टडी को, और हमारी स्टडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको अगर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है, तो फिर आप इसमें से 3-4 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया है, डेफिनेशन, ठीक है, स्मार्ट क्राइटेरिया, करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इंपॉर्टेंस उसकी, और टाइप्स, ठीक है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हमने ये चीजें जो है वो डिस्कस कर ली है, मेथड्स भी देख लिए हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब रिसर्च प्रॉब्लम में और रिसर्च क्वेश्चन में जो है ना वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि आप इसकी डेफिनेशन में देखेंगे ना, तो इन दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सेम ही लिखी होती है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ये रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है ना, वो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो है ना रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक इशू होता है, या कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी गैप जो कि हमारे नॉलेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। और रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है कि हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं कि ये हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये किस तरह, क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है, ठीक है, और उसको हमें किस तरह से सॉल्व वगैरह करना है, ठीक है। तो वो जो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रही है ना, वो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इशू है जो हमें रिसर्च के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना, उसको जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेके जाते हैं ना कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमें आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या की स्टेटमेंट साथ लगा देते हैं कि हमें रिसर्च के अंदर क्या मुश्किल जो है वो फेस करना पड़ रही है, या क्या मसला हमें रिसर्च के अंदर आ रहा है, ठीक है। जब वो क्या लग जाता है ना उसके साथ, वो हमारी रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है, उसको सिर्फ जब हमने एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में जो है वो बयान कर देना, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक रिसर्च क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आपसे जब भी कोई पूछे तो आपने कहना है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि एक हमारा गैप इन द नॉलेज होता है, ठीक है। और जब हम उसको जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में जो है वो ले आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, या हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि इसका हमने आंसर करना है, इस तो हम क्वेश्चन फॉर्म में जब उसको लिख देते हैं, वो रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है हमारा, ठीक है। अब ये रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर भी देखिए मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो हमने इंक्विजिटिव फॉर्म में लिखी होती है, इंक्विजिटिव फॉर्म क्वेश्चन फॉर्म में आपने लिखी होती है, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन जो है इज यूजली द रिसर्च प्रॉब्लम पोज्ड एज अ क्वेश्चन, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो यूजली रिसर्च प्रॉब्लम ही होता है, लेकिन क्या होता है, पोज्ड एज अ क्वेश्चन, उसको हम लिखते हैं एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क डाल के इंटरोगेटिव फॉर्म बना के हम उसको जो है वो लिखते हैं, विच सर्व एज द फोकस ऑफ द रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन। फिर जो है वो सर्व करता है क्या कि हम रिसर्चर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है उसके ऊपर, रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर। रिसर्च क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है कि प्रॉब्लम होती है, उसको हमने इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना होता है। अब गुड रिसर्च क्वेश्चन की ना ये अप्रोच है फाइनल। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, स्मार्ट। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने क्या पढ़ा है, स्मार्ट क्राइटेरिया, और रिसर्च क्वेश्चन के अंदर हम पढ़े हैं फाइनल क्राइटेरिया, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया आज आ रहे हैं, ये आपने दोनों अच्छे से याद रखनी है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर स्मार्ट पढ़ा है, और रिसर्च क्वेश्चन के अंदर फाइनल। फाइनल किस लिए स्टैंड करता है, फाइनल स्टैंड फॉर फिजिबल, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन जो गुड रिसर्च क्वेश्चन है वो फिजिबल हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई सा भी जो है वो क्वेश्चन उसको उठा के तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बना दें, ठीक है, बाद में आपको पता चले कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो है ना इंटरेस्टिंग भी हो, ठीक है, आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग हो। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये नॉवल, यानी नोवेलिटी जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नरेटिव फॉर्म में जो है इसको बयान कर सके हम, ठीक है। रिटर्न जिस तरह पब्लिकेशन वगैरह होती हैं, ठीक है, नॉवल की फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब कर सके। नरेटिव फॉर्म में एथिकल जो है, एथिक को फॉलो करता हो, और रेलिवेंसी भी जरूर जरूर होनी चाहिए, ठीक है।
नॉवल हम किसी बुक को कहते हैं, स्टोरी टेल को कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में जब रिसर्च क्वेश्चन को हम बयान कर सकें, ठीक है। और एथिकल और रेलिवेंसी, तो ये फाइनल क्राइटेरिया है, FINER फाइनल, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन का फाइनल क्राइटेरिया आपने याद रखना है, फिजिकल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल और रेलिवेंस, ठीक है जी। उसके बाद फर्दर करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि ये फिजिबल हो, क्लियर हो, सिग्निफिकेंट होना चाहिए इसको, और एथिकल होना चाहिए। ओके जी, लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है, ठीक है। हमने ओवरव्यू जो है इनका थोड़ा थोड़ा ले लिया, हम कल जो है वो इसको थोड़ा दोबारा से एक दफा देख लेंगे अगर कोई चीज जो है वो इसके अंदर रह गई हो। हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि क्या बयान करती है, हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। सिंपल सी जनरल सी डेफिनेशन है, एक स्टेटमेंट जो कि रिलेशनशिप को बयान करती है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को ही हम डिस्कस करते हैं। वैसे हमने वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी थी कल, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, डाइकोटोमस वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो बताता है। अब आपने जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, आपने डेफिनेशन इसकी कर ली, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये आपने बस इतनी ही जो है ना वो डेफिनेशन करनी है, ठीक है, कि दो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को हाइपोथेसिस बताता है। हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्यों इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है कि एक इस तरह की स्टेटमेंट होती है जो हम कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये शायद जो है ना हमारा ये काम अगर इस तरह से हो रहा है तो मेरे ख्याल से शायद इसका ये रिजल्ट आए। हम कोई भी स्टेटमेंट जो अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम हाइपोथेसिस जो है ना वो बना लेते हैं। अब हाइपोथेसिस जरूरी होता है क्योंकि इस तरह हम न्यू एरियाज जो है ना वो डिस्कवर कर सकते हैं अपनी स्टडी के, कि हम कहते हैं कि शायद हमारी स्टडी के अंदर ये हो सकता हो, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं मफरूजा, ठीक है। कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट जो हमने फर्ज कर ली हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट जो अपने पास फर्ज कर ली है कि भाई मेरी स्टडी में शायद ये हो सकता है, इस तरह करने से शायद ये हो जाए, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। बाद में हम हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसको जो है वो हम लॉ बनाते हैं, फिर थ्योरी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हाइपोथेसिस के ऊपर जो है वो स्टडी होती है। तो हाइपोथेसिस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें न्यू एरियाज जो है वो डिस्कवर हमारे लिए जो है वो डिस्कवरी होती है, और बाद में दैट हेल्प इन थ्योरी बिल्डिंग, बाद में उससे जो है वो हम थ्योरीज बना सकते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हाइपोथेसिस हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो हमें क्लियर गोल्स देता है, ठीक है, रिसर्चर्स को क्लियर गोल देता है कि तुम्हारी स्टडी में ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है कि हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरीज और एक्चुअल प्रैक्टिस के दरमियान एक लिंक होता है, ठीक है। मेथोडोलॉजी वगैरह जो है अगर हमें चूज करनी हो तो उसके लिए हमें हाइपोथेसिस हेल्पफुल होता है। मतलब हम कहते हैं कि हमारी स्टडी जो है ना शायद इस तरह की हो, फिर हमें इसके लिए ना ये वाला मेथड जो है वो यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है वो हमें मेथोडोलॉजी में भी हेल्पफुल होता है। थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको बेहतर बनाता है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्चर की जो है अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाता है, ठीक है। तो इसमें से जितने पॉइंट्स आपको इजीली जो है वो याद हो जाए, आपने इसकी इंपॉर्टेंस में जो है वो लिख देने हैं हाइपोथेसिस के अंदर। अब गुड हाइपोथेसिस जो है वो कौन सा होता है, जिस तरह हमने ऊपर सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी आनी चाहिए, ठीक है। वो आप उसको फिर इंपॉर्टेंस में भी आप चाहे घुसा दो, चाहे आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी घुसा दो, ठीक है, जहां मर्जी फिर आप जो है ना उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है ना वो एक क्या है कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, हमने उसके अंदर पढ़ा था, वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होती है। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है, हाइपोथेसिस जो है वो डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है। अब ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसके अंदर जो गुड हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। यानी हमने अगर हाइपोथेसिस बनाया भी है ना तो उसकी उसके कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लियर है, ठीक है। इंपेरिकल रेफरेंट, यानी हमने उसको इंपेरिकल नॉलेज के बेस पर जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, यानी जिस तरह हमने कल बताया सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वगैरह से जो है वो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। स्पेसिफिक होता है वो, रेलिवेंस होता है, रेलिवेंट यानी रेलिवेंसी जो है वो होती है, ठीक है। टेस्टेबिलिटी, यानी हम हाइपोथेसिस को जो है वो बार बार टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बार बार टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। एम्पिरिकल रेफरेंट है कि एम्पिरिकल रेफरेंट होना चाहिए, उसी की स्टेटमेंट को जो है ना हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी है, स्पेसिफिक होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए। आपने इसको जो है मेन पॉइंट्स को जो है वो आपने फिंगर टिप्स पे रखना है, अंदर जो है वो फिर आप अपने पास से भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस का क्वेश्चन जो है ना वो EHS में जरूर आता है। इस तरह से इसको जो है ना वो हमने इंपॉर्टेंस देनी है, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी हमने जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। वो हमने अच्छे से याद करनी है कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल अंडरस्टैंडेबल टर्म्स होनी चाहिए, इसकी टेक्निक्स वगैरह जितने भी साइंटिफिक मेथड्स आप यूज करते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो, और वेरीफाइबल, यानी आप उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में जो है वो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस वो है उसको हम टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाइपोथेसिस के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एक तो ये कि आपने खुद से ही हाइपोथेसिस अज्यूम कर लिया है, ठीक है, आपने अपने पास से ही सोच लिया कि ये चीज इस तरह से तो इस तरह से हो सकती है। इसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग, मैंने आपको स्टार्ट में बहुत बताया था कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, बुक्स वगैरह से आपने कोई स्टडी किया तो आपको आइडिया है कि ये मेरा हाइपोथेसिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। आपने पहले कोई रिसर्च की थी, उसका एक हाइपोथेसिस बना हुआ था, ठीक है, तो आपने उससे रिलेटेड जो है वो अपना रख लिया है। एकेडमिक लिटरेचर से हाइपोथेसिस बना सकते हैं आप, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग से या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो है वो आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक लिटरेचर आ गया दोबारा से, और लिटरेचर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, रिसर्च स्टडी से रिलेटेड। तो इस तरह से जो है वो हम उसके अंदर से जो है वो हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं। अब हमारे पास जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ठीक है। इससे पहले हम एक मिनट देख लेते हैं हमने हाइपोथेसिस में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हाइपोथेसिस में हमने जो है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ी है पहले, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ ली, ठीक है, हाइपोथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली इसकी, ठीक है जी। और लास्ट पे जो था वो हमने इसके बाद इसके सोर्सेज जो हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस है, और एक चीज जो है वो ऊपर रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और उसके बाद जो है वो सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है वो रीड कर लिया। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास है, बस इसकी टाइप्स हमारे पास रह गई हैं कि टाइप्स हाइपोथेसिस की जो है ना वो कौन कौन सी होती हैं। चार तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब रिपीटेडली आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव और काउजल, डायरेक्ट। चलिए हमारा लास्ट वाला टॉपिक है बस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले है सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, सिंपल जो आपकी डेफिनेशन है की स्टेटमेंट जो कि रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है किसके दरमियान, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। अच्छा, दो या दो से ज्यादा दो वेरिएबल के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को बयान करती है, वो हमारे पास होता है सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। सिर्फ दो दो वेरिएबल आपने ध्यान में रखना है। जिस तरह कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी अगर आपके अंदर HB कम होती है तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो कितना ज्यादा होता है। तो ये दो वेरिएबल है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब आप दो से ज्यादा वेरिएबल को जो है वो आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, मोर देन टू वेरिएबल। जिस तरह के सेटिस्फेक्शन अमंग पेशेंट्स हु आर ओल्डर एंड ड्वेलिंग इन रूरल एरियाज एंड लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो ये तीन वेरिएबल हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दो जो है वो वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर आप तीन यानी दो से ज्यादा वेरिएबल जो है वो उनको स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल और कॉम्प्लेक्स की होप्स आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव और काइल, ठीक है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, जो कि सिर्फ क्या करता है कि रिलेशनशिप जो है ना, जो भी रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के दरमियान, उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। जो जिस तरह का भी रिलेशनशिप है, नेचुरल सेटिंग के अंदर मैनिपुलेशन किए बगैर, चेंजिंग किए बगैर, जितना नेचुरल सेटिंग के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे पास होता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और कैजुअल हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैजुअल हाइपोथेसिस जो है ना, इसको कॉजुअल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है। यानी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ठीक है, जो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है उसको हम कॉजल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। कैजुअल भी हम इसको कह सकते हैं, कॉजल भी हम इसे कहते हैं। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स में हमको समझ लगी, सिंपल यानी दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को बताएगा, कॉम्प्लेक्स दो से ज्यादा के रिलेशनशिप को बताएगा, एसोसिएटिव जो कि
सिंपल रिलेशनशिप को जो है वो बयान कर रहा है कॉजल, यानी जो कि कॉज एंड इफेक्ट को जो है ना वो बता रहा होता है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास होता है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किस तरह का हाइपोथेसिस होता है जिसके अंदर ना हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नजर आ रही होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि भाई टीचिंग एक्सपीरियंस जो है, जैसे ये एग्जांपल दी है, देयर इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस बिटवीन इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग टीचर्स। ठीक है, यानी जो टीचर टीचिंग करवा रहे हैं उनका जो है वो एक्सपीरियंस और उनका जो है वो एक्सपीरियंस और जो उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना वो उनके दरमियान पॉजिटिव जो है ना वो रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चीज जो है वो नजर आ रही है। तो किसी पॉजिटिव की तरफ इशारा करना, किसी नेगेटिव की तरफ जो है वो बात लेके जाना, मतलब किसी डायरेक्शन की तरफ बात जा रही है ना। उसने कहा कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमें एक डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, कि उनका दरम्यान जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो कोई ऐसा हाइपोथेसिस जो आपको डायरेक्शन बता रहा हो किसी चीज की कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। लेकिन इस तरह का हाइपोथेसिस जो कि आपको कोई भी मतलब सिर्फ सिर्फ रिलेशनशिप बता रहा है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, ना पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है ना नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। जैसे हम कहते हैं कि there is a relationship between years of teaching experience and job satisfaction among teachers। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक रिलेशनशिप बता रहा है। उधर हमारे पास क्या था, देयर इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और आपके लिए सबसे बड़ा हिंट भला क्या होता है कि जब भी कोई डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल आपको दी होगी ना, उसके अंदर या तो वर्ड पॉजिटिव यूज हुआ होगा या नेगेटिव वर्ड यूज हुआ होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का वर्ड वो जरूर यूज कर देते हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शनल है। ठीक है, अगर नहीं यूज हुआ तो सिंपल वो जो है वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो हो सकता है। अक्सर ये वजह इसमें एग्जांपल आती हैं कि ये जो है वो सिंपल दो तीन ना उनको मिक्स करके देते हैं, दो तीन जो हाइपोथेसिस है उसकी टाइप को, ये सिंपल नॉन डायरेक्शनल और जो है ना वो नल हाइपोथेसिस है कि ये रिसर्च डायरेक्शनल और जो है वो कौन सा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इस तरह से दो तीन वो हाइपोथेसिस को मिक्स करके भी दे देते हैं कभी कभी। तो आपको पता ना चाहिए अगर पॉजिटिव या नेगेटिव का वर्ड यूज हुआ है तो वो हमारे पास डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल को शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली टाइप है वो नल और रिसर्च हाइपोथेसिस आ जाती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस होता है किस तरह का हाइपोथेसिस जो कि कोई भी रिलेशनशिप को बयान नहीं करता। ठीक है, वो कहता है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, डिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, नल, जीरो। ठीक है, नो रिलेशनशिप, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर। अगर कहा जाता है कि स्मोकिंग और लंग कैंसर में कोई भी जो है वो रिलेशनशिप नहीं है, तो हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस में नो का वर्ड जो है ना वो यूजुअली आपके लिए की वर्ड है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर। और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, H1 से इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो H के साथ आपको छोटा सा जीरो नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं H0। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या करता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। और रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, यानी वो कहता है कि रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल के दरमियान। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, तो वो बता रहा है कि रिलेशनशिप है। तो इस तरह का जो है वो उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके एमसीक्यू में आता है कि जो नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर ऐसा ना था, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम होता है। तो ये हमारे पास क्या, पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सारे टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो ये थी कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चार आठ जो है वो टोटल हमारे पास टाइप्स हैं। इसकी जो बन जाती हैं तो इसको आपने जो है वो अच्छे से देखना है, विद एग्जांपल जो है वो आपने याद करना है। ठीक है, जो इसकी नैन्सी की बुक है इसके अंदर तो वैसी बड़ी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आपने कोशिश करना है कि वो बुक्स वाली एग्जांपल भी जो है वो उसको आपने देखना है एक दफा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने एक ओवरव्यू ले लेते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो रीड किया है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को पढ़ा है, सोर्सेज को पढ़ लिया है। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जो थे, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने स्मार्ट का एक्रोनिम पढ़ा है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने पढ़ ली, टाइप्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव की पढ़ी, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, और मेथड जो है वो हमने देख लिया, रिसर्च क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया, गुड रिसर्च क्वेश्चन की फाइनल अप्रोच है जो हमने वो रीड कर ली। उसके बाद हाइपोथेसिस का पढ़ा, होता क्या है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और टाइप्स जो है वो हमने इसकी सोर्सेज क्या होते हैं, और लास्ट में हमने इसकी टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली। ठीक है, साथ इसके अलावा हमने जो है वो एक डोनाबेडियन थ्योरी भी पढ़ी थी, बिल्कुल स्टार्ट पे, आउटकम रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, डोनाबेडियन थ्योरी थी, हमने बिल्कुल स्टार्ट पे जो थी वो पढ़ ली थी।
ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, ये 3 जो चीजें हैं इसमें शामिल होती हैं आउटकम रिसर्च के अंदर। ठीक है, ये चीज हमने जो है उसको रीड कर लिया है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं इसको हाईलाइट करती जाऊंगी, फिर जो जो चीजें जो हमारी रह जाएंगी वो हम इंशाल्लाह बाद में जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है।